जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं 12वीं के भौतिक के अध्याय 4 गतिमान आवेश और क्षेत्र के बारे में। देखिए, गतिमान आवेश और क्षेत्र जो है वो है विद्युत चुम्बकीय प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। अब विद्युत चुम्बकीय प्रभाव क्या है, समझिए इस बात को। देखिए, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, किसी भी परिपथ में जब भी करंट का सप्लाई किया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से उस परिपथ के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है तब वो लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही जब भी किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। लेकिन इसी के बारे में एक प्रयोग किया ऑस्टेड ने प्रयोग किया क्या कि जब उस विद्युत क्षेत्र है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके सामने चुंबकीय सुई लेके आया। ठीक है, उसके सामने चुंबकीय सुई लेके आया। चुंबकीय सुई को जब देखा तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होने लग गया। अब विक्षेप उत्पन्न होने लगे तो चुंबकीय सुई तभी विक्षेप देता है जब वो चुंबक के क्षेत्र में हो। बिना चुंबकीय क्षेत्र में आए कोई भी चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं देता। तो इसने ऑस्टेड ने यह बता दिया कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का जब सप्लाई होता है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। साथ में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं। तो ऑस्टेड ने इसी घटना को बोला विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलो यहाँ पे समझते हैं। देखिए, क्या लिखोगे आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण? तो सन 1820 में ऑस्टेड ने प्रयोग करके बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आपको ये चैप्टर समझना है तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया बायो सेवर्ट नियम। एक नियम है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, इसके अनुप्रयोग भी पूछा जाता है। तो चलिए, बायो सेवर्ट नियम क्या है? चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, इस पे ध्यान दीजिए। चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो इस चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए। ठीक है, इस चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए, लेकिन साथ में क्या हुआ, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी देखा गया। तो इस घटना को क्या बोला गया? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। अब इसी के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च किया बायो सेवर्ट ने। उसने क्या किया कि जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो ऑस्टेड ने बताया। अब उसमें क्या किया, जब इस चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। मतलब ये जो तीव्रता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या क्या बातों पर डिपेंड करता है आपको समझना है। तो सबसे पहले जो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, वो किन बातों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहला नियम, पहला बात ये है कि ये चालक में धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो डिपेंड करता है वो उसके धारा पे डिपेंड करता है, मतलब जितना धारा देंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न प्राप्त होगा। तो इसका पहला रूल्स ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके धारा पे डिपेंड करता है, मतलब धारा के समानुपाती होता है। तो इसी को पहला पॉइंट बनाया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती होता है, जिसको लिखा जाता है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है धारा विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं कि समानुपाती होता है। ये इसका पहला रूल्स है, समीकरण 1 बोल सकते हैं। बायो सेवर्ट नियम का पहला नियम ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युत धारा के समानुपाती होता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो ये हर जगह नहीं होगा, ये तीव्रता आगे यहां तक आ गया तो उसके लिए नहीं होगा, तो ये एक अल्पांश के लिए लिया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश, एक अल्प हिस्सा, ठीक है, ये अल्प हिस्सा के समान अनुपाती होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अल्पांश के समान अनुपाती होता है, जिसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूं कि अल्पांश के लंबाई के समान अनुपाती होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश मतलब dl के समान अनुपाती होता है। ये समीकरण बना दो। ठीक, तीसरा चीज,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अल्पांश के बीच बने कोण, यदि मैं इसको ये मिला देता हूं तो ये अल्पांश है, इसके बीच एक कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा, ये हो गया मैं मानता हूं थीटा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है उसके अल्पांश के बीच बने कोण, मैं थीटा लेता हूं, अल्पांश के बीच बने कोण के ज्या को हम बोलते हैं साइन कॉस टेन, ज्या को ज्या, इस पर ज्या, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के बीच बने कोण के ज्या के समान अनुपाती होता है। देखिए यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट लिखा हूं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश के बीच बने कोण के ज्या के समान अनुपाती होता है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दोनों के बीच बने कोण के ज्या मतलब होता है क्या, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इसका रूल्स नंबर 3 बायो-सैवर्ट का। रूल्स नंबर 4 क्या होता है कि अल्पांश, ये अल्पांश है, ठीक है, इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर हमको निकालना है उसकी बीच की दूरी, ठीक है, अल्पांश से वह बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी दूरी के वर्ग के, मतलब इसकी जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो ये इसका चौथा पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के बीच की दूरी जिस बिंदु से हमको ज्ञात करनी है उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपको 4 पॉइंट याद रखना है बायो-सैवर्ट का नियम यदि आपको पूछा जाए तो, ठीक है। किसी भी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो निम्न बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, चालक में प्रवाहित धारा, ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा के समान अनुपाती होता है, अर्थात डीबी अनुक्रमानुपाती आई। नंबर 2, चालक से अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, मतलब डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल। नंबर 3, अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती, मतलब डीबी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। और अल्पांश से वह बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात डीबी अनुक्रमानुपाती 1/r²। जब समीकरण 1, 2, 3, 4 यदि सभी को हम देखा जाए तो जब समीकरण 1, 2, 3 व 4 से यदि चारों समीकरण को देखा जाए तो यहां से निकलता है क्या, डीबी सभी में कॉमन है, अनुक्रमानुपाती, इसमें है आई, इसमें है डीएल, अगले में है साइन थीटा और इसमें है 1/r², मतलब हम लिख सकते हैं उसको क्या, r²। डीबी अनुक्रमानुपाती आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि डीबी में जब भी अनुक्रमानुपाती आप हटाओगे तो k नियतांक लिख सकते हो, या चुंबकीय क्षेत्र का जो नियतांक होता है μ0/4π, ठीक है। अनुक्रमानुपाती हटाए तो मैं नियतांक लिख देता हूँ μ0/4π आईडीएल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। ये है बायो-सैवर्ट का नियम। तो आपको बायो-सैवर्ट का नियम बिल्कुल याद रखना है और याद करने का तरीका ये होना चाहिए, ना कि आपको इसको रटना है, ठीक है। तो बायो-सैवर्ट का नियम और विद्युत चुंबकीय प्रवाह एक दूसरे से रिलेटेड है। तो विद्युत चुंबकीय प्रवाह से बायो-सैवर्ट नियम बने हैं। आप इस बायो-सैवर्ट नियम का स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। यह पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ बायो-सैवर्ट नियम का एक अनुप्रयोग। चलिए तो अब हम बात करते हैं बायो-सैवर्ट नियम का अनुप्रयोग, जो कि क्वेश्चन पेपर में ये 6 नंबर का आता है। तो चलिए ये क्वेश्चन कैसे आता है पहले आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बायो-सैवर्ट नियम लिखकर इसकी सहायता से धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बायो-सैवर्ट नियम आपको लिखना है, इसकी सहायता से वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये बायो-सैवर्ट का अनुप्रयोग है। अब इसको हम कैसे हल करते हैं, देखिए इसके लिए हम क्या मानते हैं। सबसे पहले तो हमको बोला गया है कि कुंडली के केंद्र पर, तो एक वृत्ताकार पहले हम कुंडली बना लेते हैं। देखिए ये वृत्ताकार है। अब कुंडली में मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं क्योंकि इसमें आवेश देना जरूरी है, ठीक है। तो माना एक वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र क्या है, O है, और जिसकी यदि मैं त्रिज्या लेता हूं तो ये त्रिज्या है R, ठीक।
आपको ये पहला पॉइंट याद रखना है कि बायो-सेवर्ट नियम से एक तार है जो वृत्ताकार में है, तो माना एक वृत्ताकार लूप का केंद्र O तथा त्रिज्या R है। मैंने एक वृत्ताकार लूप बना दिया जो वृत्ताकार में है, जिसका केंद्र O और उसकी त्रिज्या क्या है, R है, जिसमें एक समान धारा I प्रवाहित हो रहा है। अब इसको सप्लाई से जोड़ देते हैं तो इसमें एक समान धारा क्या हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है। सब जगह एक ही धारा प्रवाहित हो रहा है। वृत्ताकार लूप में एक अल्पांश लेते हैं हम लोग dl, ये मैं एक अल्पांश लेता हूं इसमें dl। देखो ये क्वेश्चन आता ही है, आपको अच्छे से समझना है। पहले मैंने माना एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्ताकार लूप माना जिसका केंद्र O और उसकी त्रिज्या क्या है, R है। अब इसमें एक समान विद्युत धारा I प्रवाहित किया, जिसमें एक अल्पांश लिया क्या, dl। अब अल्पांश dl लिया, मान लो इसके बीच का जो एंगल है वो है क्या, थीटा है। अब मुझे पता है, देखो अब अल्पांश dl ले लिया तो मैं यहाँ पे बायो-सेवर्ट का अनुप्रयोग करेंगे, तो हम जानते हैं क्या, ये जिसके कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, मतलब हम लगाएंगे यहाँ पे बायो-सेवर्ट नियम, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट नियम मैंने अभी आपको बताया था, उसका सूत्र हम लिखते हैं, क्या होता है बायो-सेवर्ट नियम का, dB इज इक्वल μ0/4π इंटू I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो आपको सब रहना चाहिए, μ0/4π नियतांक है, आई हमने धारा माना, dl अल्पांश है, साइन थीटा थीटा एंगल है, और आर स्क्वायर उसकी त्रिज्या है, मतलब उसकी दूरी है। तो बायो-सेवर्ट नियम से क्या होता है, dB इज इक्वल μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक चीज याद रखना कि वृत्ताकार केंद्र के लिए हमको बोला गया है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना कि केंद्र से परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है, ठीक है। ये 10वीं की कक्षा में आपको बताया गया होगा कि केंद्र से परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना क्या, कि केंद्र से परिधि पर बना कोण, ठीक है, बना कोण ये क्या होता है, ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। अब केंद्र से परिधि पर बना कोण समकोण है, मतलब थीटा की जगह में हमको क्या लेना है, 90 अंश। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ dB इज इक्वल μ0/4π I dl साइन थीटा की जगह में मैं लेता हूँ 90 अंश अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है क्या, कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ पे मैं इसको आगे हल करता हूँ, तो dB इज इक्वल μ0/4π I dl साइन 90 अंश का मान कितना हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर, या dB इज इक्वल μ0/4π I dl अपॉन आर स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं मान लिया हूँ dB, ठीक है, dB जो है मतलब B जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, D का मतलब डेल होता है, अल्प होता है, क्योंकि मैंने अल्पांश लिया है। तो ये जो समीकरण है, मैं इसको समीकरण 1 दे सकता हूँ। समीकरण 1 जो है मेरा वो क्या है, अल्पांश के कारण है, ठीक है। समीकरण 1 जो है वो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे आप लिखोगे कि समीकरण 1 अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, अतः संपूर्ण लूप पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, संपूर्ण लूप पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये जो था वो अल्पांश की वजह से था। तो आपको क्या लेना है, संपूर्ण लूप पर लेना है। तो संपूर्ण लूप पर लेना है तो आप क्या करना, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन कर देना, जैसे कि आप गॉस के प्रमेय में पढ़े थे, दोनों पक्षों में आप इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन dB इज इक्वल इंटीग्रेशन μ0/4π I dl अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा तो हट गया क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 dB का मान क्या होगा, b। इंटीग्रेशन में 1 dx का मान होता है 1, तो सॉरी x होता है, तो 1 dB का मान क्या होगा, b। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो देखो μ0/4π ये कांस्टेंट है, इंटू I अपॉन आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। तो अब बचा क्या, इंटीग्रेशन dl। इंटीग्रेशन dl का मतलब संपूर्ण पृष्ठ dl, यदि अल्पांश को मिलाओगे पूरा ऐसा, ये इस तरह से, तो पूरा संपूर्ण पृष्ठ बनेगा ये, ठीक है। और
ये बनाएगा क्या, यदि मैं इस आकृति को लूँ, क्योंकि एक वृत्ताकार है ये, तो वृत्ताकार की आकृति को यदि मैं लेता हूँ तो ये बनाएगा निर्माण क्या, वृत्त का बाह्य क्षेत्र मतलब वृत्त का परिधि, और वृत्त के परिधि का सूत्र होता है क्या, 2πr। तो यहाँ पे आपको याद रखना है b इज इक्वल μ0 अपॉन 4π इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, dl, इंटीग्रेशन dl का मान होगा 2πr, क्योंकि ये है वृत्त की परिधि, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो कटता है उसको आप काट देना, जैसे जो कट रहा है उसको काट दो। क्या कट रहा है यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पाई और पाई भी कट गया, एक आर और एक आर भी कट गया, मतलब ऊपर में क्या चीज़ बचा, μ0 बचा, और क्या चीज़ बचा, आई बचा, और नीचे में क्या चीज़ बचा, अपॉन 2r, ठीक है, μ0 आई, ठीक है, अपॉन 2r, है ना। अब सपोज इसमें एक पॉइंट देखो, ये है वृत्ताकार लूप पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलो एक बार फिर से समझते हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक वृत्ताकार लूप लिया जिसका केंद्र O और जिसकी त्रिज्या R, उस पे मैंने एक अल्पांश लिया dl, जो थीटा कोण बनाता है, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बायो सेवर्ट का नियम बोलता है dB इज इक्वल μ0 4π इंटू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि साइन थीटा, थीटा से आपको याद रखना है कि केंद्र से परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण। तो थीटा का मान आप 90 रखोगे, जब 90 रखोगे तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1, बाकी सब सेम आते जाएगा। तो dB इज इक्वल μ0 4π इंटू IDL अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका समीकरण 1 बनेगा। समीकरण 1 में आपको ध्यान रखना है कि ये मात्र अल्पांश की वजह से था, मुझे संपूर्ण वृत्ताकार लूप पर लेना है। तो संपूर्ण वृत्ताकार लूप पे हम क्या करेंगे, यदि सब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 dB का मान b होता है, इंटीग्रेशन में जो नॉर्मल है वो बाहर हो गया, अब बचा क्या, इंटीग्रेशन dl बचा। अब इधर ध्यान देना, इंटीग्रेशन dl मतलब यदि अल्पांश को संपूर्ण पृष्ठ में ऐसा बनाया जाए तो एक बनाता है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, मतलब इंटीग्रेशन dl का मान आप क्या रखोगे, 2πr। तो जो कट रहा है आप काट देना, तो b इज इक्वल μ0 i अपॉन 2πr, यही वृत्ताकार लूप का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। लेकिन आपको एक पॉइंट और जोड़ देना है इसमें, यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो, मतलब ये वृत्ताकार लूप जो है वो बहुत सारा घेरा बना के बनाया गया, फेरों की संख्या n हो, तो ये क्या बनाएगा, b इज इक्वल μ0, यहाँ पे आप डाल देना n और आ जाएगा, एक का इतना होता है तो n का n गुना हो जाएगा अपॉन 2r। ये है वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में बना के इसको तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक और अनुप्रयोग है एक धारावाही रेखीय चालक पर, ठीक है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ आया, तो लाइक करके मुझे भी मोटिवेट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।